नमस्कार दोस्तों। तो कल के वायदे के मुताबिक आज फिर सुबह का वक्त है। सुबह का नमस्कार कबूल करें आप, और उसके साथ ये 10-12 अखबारों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। कोशिश करूंगा कि यह सिलसिला नियमित तौर पर बनाया जाए ताकि 10-12 अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों में क्या खबरें छपी, क्या खबरें नहीं छपी, क्या छिपाया गया, क्या छापा गया और किन खबरों को तवज्जो दी गई, प्रमुखता दी गई, कौन सी खबरें प्रमुखता से किस अखबार में छपी या नहीं छपी, ये जानकारी मैं हर रोज सुबह एक सिलसिला बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप तक पहुंचाऊं। और साथ में ये कि इस बहाने आप जो बड़ी खबर है उसके कुछ पहलुओं को जान समझ पाएंगे सुबह के वक्त में। हो सकता है आप एक अखबार पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो या समय न मिलता हो, तो मैं आपके हिस्से में अखबारों की पढ़ाई मैं कर लिया करूंगा, वैसे भी करता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि नियमित तौर पर वीडियो के जरिए हम ये संवाद कर सकें। और अगर इसमें कुछ कमी दिखती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसको सुधारने और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं आज अमर उजाला से। कल मैंने किया था टेलीग्राफ और भास्कर से, आज अमर उजाला से, और इस बहाने बाकी खबरों पर और देश दुनिया की खबरों पर भी बात करेंगे एक विस्तृत तौर पर 15-20 मिनट के वीडियो में। तो अमर उजाला की पहली हेडलाइन है, दहशतगर्द का किला जमींदोज, मुखबिरी के शक में एसओ निलंबित, कातिल अभी तक फरार। ये खबर उसी माफिया, डॉन, गैंगस्टर, गुंडा, बदमाश, जितनी भी उपाधियां दे सकते हैं, दे इनको, ये विकास दुबे के बारे में है कि विकास दुबे के घर को किस ढंग से जमींदोज किया पुलिस वालों ने, और पुलिस की वहां बहुत बड़ा पुलिस का दस्ता पहुंचा, और कैसे जो कानपुर के बिकऊ गांव में उसके घर को तोड़कर तहस नहस किया गया, उसकी जो गाड़ियां वहां थी उसको बुलडोज कर दिया गया, जेसीबी से, और ये सब। लेकिन जो सबसे अहम खबर है अमर उजाला में, बाकी अखबार में भी बताऊंगा और कुछ और जरूरी खबरें, सबसे अहम खबर है, पुलिस का विभीषण मौतों का जिम्मेदार, विकास ने तानी पिस्टल फिर भी रहे चुप। सबसे अहम खबर यह है क्योंकि यह बात बार बार कही जा रही है कि आखिर विकास दुबे नाम के उस गैंगस्टर को और उस सरगना को कैसे जानकारी मिली कि पुलिस वाले वहां उसकी दबिश में, उसकी तलाश में वहां जाने वाले हैं। तो इसमें जो जानकारी छिटपुट आप तक भी पहुंची होगी कि इसमें जो पता चल रहा है कि पुलिस वाले ही कुछ थे जो उसके जानकार थे, जिसके, और इस शक में कि कुछ पुलिस वालों से उसकी दोस्ती थी, इस शक में विकास के दोस्त पुलिस वालों की तलाश में 500 नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया है ताकि यह पता चले कि किस किस से विकास दुबे बात करता था। इस बीच ये हुआ कि चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी शुरू से शक के दायरे में थे। आशंका है कि उसी ने विकास के घर दबिश की सूचना लिखी। मुखबिरी के आरोप लगने के बाद डीआईजी के निर्देश पर एसएसपी ने एसओ को ये जो विनय तिवारी है इसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया, जांच शुरू हो गई। तो ये तो जानकारी है, लेकिन इसमें बाकी खबरों के अलावा एक जो बहुत जरूरी है, मैं अभी स्पेसिफिक इस खबर पर रहता हूं कि हमले के समय 100 बदमाश विकास दुबे के साथ थे, उसके इर्द गिर्द या उसके गुर्गे या उसके गुंडे या जो भी कहें, और पुलिस वाले सिर्फ 50-51 राउंड फायर की, लेकिन उसने चारों तरफ से फायरिंग करके और कैसे पुलिस वालों की हत्या की। शहीद आप कह सकते हैं सम्मान के लिए, लेकिन दरअसल ये जघन्य हत्या है। उसकी हिम्मत देखिए कि उसने ट्रैप बिछाकर 8 पुलिस वालों को, जिसमें डीएसपी रैंक के ऑफिसर थे, सबको किस तरह से उसने किसकी जघन्य हत्या की, और ये सब पुलिस की मुखबिरी से, जैसे कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, उसी तरह से हुआ। और अभी फिलहाल पुलिस के बहुत सारे पुलिस वालों के नंबर सर्विलांस पे। अभी एक खबर जो अमर उजाला ने छापी, विकास की ढाल बने नेताओं अफसरों की मुख्यमंत्री तैयार करा रहे हैं सूची। ये बहुत अहम है कि ये विकास दुबे बिना पुलिस वालों और नेताओं से मिली भगत के ऐसे 20 साल से इसका ऐसे राजपाट कैसे चल रहा था, ये माफियागिरी कैसे कर रहा था, ये कैसे डॉन बना था कि हत्या के आरोप के बाद थाने में घुसकर संतोष शुक्ला नाम के जो लोकल बीजेपी के लीडर थे, उनकी हत्या के बाद ये जमानत पर छूटा क्योंकि कोई गवाह नहीं मिला, और उसके बाद ये दबंगई, गुंडागर्दी, वसूली, फिरौती सब कुछ कर रहा था। 60 से ज्यादा इस पर मामले दर्ज थे, और उसके बाद नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें सार्वजनिक हो रही है। एक तस्वीर तो कहा जा रहा है योगी जी के साथ भी है, लेकिन बीजेपी के एक मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, उनके साथ की तस्वीरें। अब यह खबर है कि मुख्यमंत्री ऐसे नेताओं की सूची
तैयार करा रहे हैं और समाजवादी पार्टी बसपा से भी इसके रिश्ते रहे। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं, बसपा के नेताओं के साथ भी तस्वीरें। तो 20 साल में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां से इसकी सेटिंग ना हो। अगर नहीं होती तो ये पकड़ा जाता या इसको इसके किए का फल मिलता, लेकिन ये बेखौफ होकर ये इस तरह की वारदातें करता रहा। तो ये है, इसमें विकास दुबे समेत इतने लोगों पर एफआईआर हुई। अमर उजाला की खबर है। इसी खबर को आगे जो अगर मैं देखूं, दैनिक जागरण ने भी प्रमुखता से छापा है। पुलिस ने ढहाया कुख्यात किला, एसओ निलंबित। इसमें जागरण में भी जो खबर है उसमें विकास दुबे की बात अभी मैं कर रहा हूं। दैनिक जागरण में जो खबर है उसमें एक बात इसमें मैं देख रहा था, रुकिएगा जरा, पन्ने पलटने में कई बार देर होती है। हाँ, इसमें जागरण में खबर है कि 8 पुलिस कर्मियों पर मुखबिरी का शक है, निहत्थे थे सीओ। एक इसमें बात है, डंडों से गोली बम का सामना कर रहे थे जवान। ये एक चौंकाने वाली बात है कि तीनों तरफ से गोलियां और बम चल रहे थे, लेकिन जवान केवल डंडे के सहारे थे। इसमें फायदा उठाते हुए बदमाशों ने घेर कर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है। जांच में पता चला जो जवान बलिदान हुए उसमें सीओ देवेंद्र मिश्र निहत्थे थे। उनके हमराह के पास हथियार थे, लेकिन फायरिंग के दौरान पीछे रह गए। दरोगा नेबूलाल, सिपाही राहुल कुमार और बबलू के पास केवल डंडे थे। घायल दरोगा सुधाकर पांडे के पास भी हथियार नहीं था। अब यह सवाल उठता है कि निहत्थे ये सीओ और दरोगा कैसे चले गए, और क्या इन्हें अंदेशा नहीं था, या क्या इन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि वो गैंगस्टर इस तरह के हमले कर सकता है, गोलीबारी कर सकता है। थोड़ी लापरवाही पुलिस से भी हुई, जो उनको अपनी तरफ से सुरक्षा के इंतजाम हथियार बंद होकर जाना चाहिए था, वो कमी थी। वो क्यों हुई ये बात भी अभी जांच में पता चलेगी। एसटीएफ की सूची में नहीं था विकास दुबे का नाम। एक जो अहम खबर है कि ये विकास दुबे जो इतना बड़ा गैंगस्टर, माफिया, डॉन, हत्यारा सब कुछ है, और उसका नाम जो 25 लिस्ट थी, 25 हिट लिस्ट एसटीएफ की, उसमें नहीं था। ये खबर है, एसटीएफ की सूची में नहीं था विकास दुबे का नाम। अब ये बताइए कि अगर उसका पॉलिटिकल रसूख नहीं होता तो ये मुमकिन नहीं है कि उसका नाम नहीं होता। इसमें एक लिस्ट वायरल हुई है। एसटीएफ ने मार्च माह में सूचीबद्ध 25 अपराधियों का ब्यौरा डीजीपी मुख्यालय को भेजा था। उसकी एक लिस्ट वायरल हुई है जिसमें बाहुबली मुख्तार अंसारी, उमेश राय, त्रिभुवन सिंह, अतीक अहमद, मोहम्मद सोहराब, मोहम्मद रुस्तम, ओम प्रकाश, ब्रजेश सिंह, सुभाष ठाकुर, ध्रुव सिंह, मुनीर, संजीव, ये सब नाम है। अनिल दुजाना, अनिल भाटी। इस नाम में विकास यादव का नाम नहीं है, तो ये इसके राजनीतिक रसूख का परिचय है। और अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में गुंडों का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गुंडा राज खत्म करेंगे, और ये तमाम दावे वादे 3 साल में किए गए, कुछ इनकाउंटर भी हुए, तो सवाल उठता 3 साल से तो योगी जी का राज है। तो 3 साल से विकास दुबे किसके दम पर 3 साल से उसी तरह की गुंडागर्दी, उसी तरह की माफियागिरी कर रहा था, और एसटीएफ के वांटेड लिस्ट में नाम नहीं था, जबकि 60 मुकदमे और इनामी बदमाश था, इनामी गैंगस्टर था उसके बावजूद। ये खबर है। उसके अलावा एक और है कि घटना के बाद निकल गई थी। विकास की पत्नी जो थी वो घटना के बाद भाग गई थी, लेकिन उसमें एक दिलचस्प है, विकास दुबे के भाई के घर से जो कार बरामद हुई उसमें सरकारी नंबर की गाड़ी का सरकारी नंबर था उस कार में। अब यह भी देखने की बात है कि सरकार के किस अफसर, किन लोगों के बीच इसकी पैठ थी। ये खबर है। आज चूंकि अहम खबर मुझे लग रहा है सब जगह ये दिख रही है एक खबर। इसके अलावा कुछ और खबरें मैं बाकी अखबारों की प्रमुखता पे बात करूंगा। अभी विकास दुबे की चूंकि खबर पे हम बात कर रहे थे, और ये बहुत बड़ी बात है। हम सबको याद नहीं है कि अपनी याद में ऐसी कोई घटना देखी हो कि शहर के बीचों में नक्सली हमले या बाकी इस तरह की बात अलग है, लेकिन शहर के बीचों बीच ऐसी वारदात हुई हो हमें भी याद नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद नवभारत, ये जागरण की खबर प्रमुखता से यही थी। नवभारत टाइम्स की बात करें तो पहली खबर है, पीएमओ ने दिया चैलेंज, ऐप में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। और इन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया पर एक चैलेंज दिया गया है, ऐप बनाओ 20 लाख तक इनाम पाओ। और लिंक्डइन में पीएम ने कहा है इस चैलेंज के तहत मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और वीडियो फोटो एडिटिंग ऐप बनाने, इस चैलेंज में अधिकतम 20 लाख तक का इनाम मिलेगा।
ये ऐसा प्रधानमंत्री ने लिंक्डइन पर विचारों को साझा करते हुए कहा कि मैं भी आपके बनाए ऐसे ऐप्स को ज्वाइन करूंगा, ये देश के लिए अच्छा अवसर है। आप जानते हैं 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया, उसके बाद बहुत सारे जो डोमेस्टिक कंपनी है, भारतीय कंपनी है, वो ऐसे ऐप पर रिसर्च कर रही है या तैयारी कर रही है। एक खबर और है, वैक्सीन पर सफाई, आईसीएमआर ने कहा ढिलाई रोकने को 15 अगस्त तक की डेडलाइन। ये बहुत अहम है। आईसीएमआर ने परसों शनिवार को परसों पहले एक चिट्ठी आई कि उसने आईसीएमआर ने 12 अस्पतालों को चिट्ठी लिखकर कहा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, कि वैक्सीन का ट्रायल होना है और 15 अगस्त को देश को यह वैक्सीन सौंप दिया जाएगा। इस तरह से खबर आई। अब ये बात आई कि जिस वैक्सीन को बनाने में दुनिया के बाकी देशों को पसीने छूट रहे हैं, ये पता नहीं कि 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, और भारत ने, आईसीएमआर ने 15 अगस्त की तारीख भी तय कर दी। उसको लेकर बहुत सारी आलोचना हुई। बहुत सारे साइंटिस्ट जो जानकार हैं इस तरह के रिसर्च के, उन लोगों ने भी आरोप लगाया आईसीएमआर पर कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, या प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, या प्रधानमंत्री की तरफ से 15 अगस्त को घोषणा हो जाए, इस तरह का कुछ पॉलिटिकल स्टंट का शिकार आईसीएमआर हो रहा है। तो कल आईसीएमआर ने उस पर एक करेक्शन किया अपना, जिसमें कहा कि शनिवार को कि वैक्सीन निर्माण में तेजी लाने की बात इसलिए कही गई जिससे वैक्सीन के ट्रायल में अस्पताल ढिलाई न बरतें। हमारी प्राथमिकता भारतीय लोगों की सुरक्षा और उनका हित देखना है। ये उन्होंने कल एक तरह से करेक्शन, क्लैरिफिकेशन किया, जबकि आईसीएमआर के डीजी ने शुक्रवार को चिट्ठी लिखकर 12 अस्पतालों को मंजूरी में तेजी लाने को कहा था, जहां कोवैक्सीन नाम के टीके का ट्रायल होना है। और इसलिए विपक्ष ने भी आरोप लगाया था कि आईसीएमआर वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जबरन इसलिए तेज करवा रहा है जिससे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा कर सकें और राजनीतिक लाभ ले सकें। कई मेडिकल विशेषज्ञों ने सवाल उठाए, ट्रायल पर सवाल उठाए कि अभी कुछ हुआ नहीं, अभी विश्व स्तर पर जो मानदंड है उसके हिसाब से जो प्रक्रिया है उसमें महीनों लग सकते हैं, फिर ये जल्दबाजी क्यों। ये एक खबर नवभारत टाइम्स में, बाकी अखबारों में भी है, लेकिन नवभारत टाइम्स में ये खबर है। उसके अलावा मैं एक बार और, उसमें फिर अंदर के पन्नों पर दरोगा की मुखबिरी वाली भी है, वही जो विकास दुबे वाली, कि मुखबिरी ने जान ली और सर्विलांस से सबूत मिले हैं कि विकास ने चौबेपुर एसओ और 2 अन्य पुलिस वालों से फोन पर बातचीत की थी उसी रात, घटना की रात। सूत्रों के मुताबिक सर्विलांस से सबूत मिले गुरुवार की रात, और उसके बाद पूछताछ उन सबसे हो रही है। उसके बाद है सूत्रों का कहना है विकास के खाते जब्त हो गए, ये सब जानकारियां हैं, ये तो मैं बता चुका। उसके अलावा एक आखिरी पन्ने में खबर है, पूनम पांडे ने लिखा है, हालांकि सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं के हवाले से है। सैनिकों से मोदी की मुलाकात पर उठे सवाल, सरकार ने बताया सच। आपको पता होगा अगर सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लेह यात्रा थी उसको लेकर कुछ सवाल उठे कि जिस हॉस्पिटल में, ये हेडलाइन है इसकी नवभारत टाइम्स की, आप देख पा रहे हैं शायद, सवाल उठे कि जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जिस अस्पताल में उन्होंने दौरे किए, अस्पताल में प्रोजेक्टर नहीं था, कोई टेबल नहीं दिख रहा है, पानी की बोतल नहीं दिख रही है, किसी मरीज की चप्पल नहीं दिख रही है, हॉस्पिटल जैसा लग नहीं रहा है। फिर एक तस्वीर आ गई कि वो तो दरअसल कॉन्फ्रेंस रूम है, दोनों के बैकग्राउंड वॉल को मिलाते हुए वायरल किया गया कि जानबूझकर एक इवेंट की तरह स्टेज सेट किया गया प्रधानमंत्री को, कि वहां जो गलवान वैली में घायल हुए लोग हैं, फौजी हैं, उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात, एक उस तरह से प्रायोजित मंच बनाया गया। ये खबर आई, लेकिन खबर आई या सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने लिखा, उसके बाद ये भी कहा गया कि इसमें कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होना, कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं लग रहा, बेसिक बात ये। और उसके बाद कुछ और पूर्व प्रधानमंत्री जो पहले गए हैं ऐसे हॉस्पिटल में घायल सैनिकों को देखने, उनकी तस्वीरें वायरल हुई। तो आर्मी ने जवाब दिया, और जवाब में आर्मी ने बताया है कि ये कोविड काल में ये हॉस्पिटल बनाया गया था क्योंकि अतिरिक्त बेड की जरूरत थी। इसलिए जो एक सफाई में कहा गया कि जो लोग तौर तरीके नहीं जानते वो ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीरों में प्रोजेक्टर नहीं दिख रहा है, जबकि ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया सवाल उठाना जवानों को कैसा इलाज दिया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। आर्मी की तरफ से सभी जवानों को अच्छी सुविधा दी जाती है, और ये आर्मी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए फैसिलिटी को बढ़ाया गया। लेह में भी फैसिलिटी बढ़ाई गई। फोटो में जो वार्ड दिख रहा है जिसमें पीएम घायल सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं, वो सामान्य समय में
कोविड से पहले ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग हॉल की तरह इस्तेमाल होता था। सभी आर्मी अस्पतालों में सामान्य समय की जो फैसिलिटी थी वो वार्ड में तब्दील की गई है, क्योंकि कोविड काल में इसकी जरूरत थी। ऐसी सफाई या ऐसी बात सेना की तरफ से कही गई। ये नवभारत टाइम्स आपको बताया। ये दैनिक जागरण भास्कर है, माफ करें, मेरा प्रिय अखबार जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था। पहले पन्ने पर है विशेषज्ञों का दावा, दिवाली तक 82,000 रुपए तक पहुंच सकता है सोना। 82,000। तो सोने में निवेश के लिए अच्छा मौका। सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, निवेश के लिए अच्छा मौका है। और उसके बाद सोने का भाव उन्होंने दिया हुआ है। अभी सोने का भाव करीब 50,000 रुपए है। मतलब इनका प्रोजेक्शन है, पता नहीं विशेषज्ञों से शायद बात की है और किन कारणों से बढ़ रहा है ये भी लिखा हुआ है, जिससे लग रहा है कि अगले 4 महीने में मान लें 30,000 तक सोने की कीमत बढ़ सकती है। पहली हेडलाइन है। हालांकि 2 पन्ने होते हैं, मास्टहेड के 2 पन्ने होते हैं। अंदर की थोड़ी हार्ड न्यूज होती है, पहले पेज पे थोड़ी सॉफ्ट न्यूज। और उसके बाद फिर विकास का घर उसी जेसीबी से गिराया गया जिसे पुलिस का रास्ता जिससे रोका था। मुखबिरी के शक में थाना अध्यक्ष विनय तिवारी सस्पेंड। वही सब खबरें हैं। अंदर जो खबर है जिसमें दैनिक भास्कर में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए प्रदर्शन, वो दंगे थे पूरी तरह सुनियोजित। पुलिस की चार्जशीट का जिक्र है जिसमें कैसे सुनियोजित ढंग से दंगे किए गए, कहाँ मीटिंग हुई, कैसे उकसाया गया, ये सारी खबरें हैं। दंगों में जाकिर नायक का हाथ, ये भी लिखा हुआ है पुलिस की चार्जशीट के हवाले से। और सिलसिलेवार तरीके से पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है कि कैसे पूरी पटकथा पहले लिखी गई। ये दैनिक भास्कर की अंदर के पन्ने के लीड है, सेकेंड जो पेज होता है मास्टहेड का। और उसके बाद वायुसेना ने एलएसी पर गतिविधियां बढ़ाई। सुखोई MiG-29 अपाचे ने उड़ान भरी। आप सबको पता होगा कि लेह में सैन्य गतिविधि भारत ने बढ़ाई है चीन की तैनाती और मोर्चेबंदी के मद्देनजर। तो ये सेकेंड हेडलाइन है। उसके बाद बाकी खबरें अंदर के पन्नों को एक बार मैं देख लेता हूँ जरूरी, उसके बाद अखबार पर आऊंगा। अंदर के पन्ने में देखते हैं तो हाँ, आज कुछ खास वैसे इसमें ऐसी चीज कुछ खास नहीं है जो मैंने आपको जितना बताया। उसके अलावा एक हेडलाइन ऊपर भी है, देश में 4 लाख मरीज कोरोना को हरा चुके, 3 लाख तो पिछले 1 महीने में रिकवर होकर घर पहुंचे। हाँ, एक जो छोटी सी हेडलाइन की तरह है यहाँ पे सेकंड बॉक्स ऊपर टॉप पे कि दुनिया में संक्रमितों के मामले में आज रात तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है भारत। आज भारत तीसरे नंबर पर हो जाएगा जो कोविड इफेक्टेड मरीजों के मामले में। एक ये चिंताजनक तस्वीर जरूर है। ये हो गया दैनिक भास्कर। अब उसके बाद हम आते हैं दैनिक हिंदुस्तान पर और बाकी अखबार पर। ये दैनिक हिंदुस्तान है जिसमें पहली हेडलाइन है, चिंता, दिल्ली एनसीआर में 1,500 संक्रमित गुम हुए। हाँ, ये एक बहुत जरूरी खबर है। ये दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव, कि एनसीआर में 1589 गायब हो गए हैं कोरोना के पेशेंट मरीज। और ये पेशेंट जो हैं वो नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग को मरीज नहीं मिल रहे हैं। इन मरीजों ने जांच के दौरान गलत मोबाइल नंबर और पता लिखवाया। कुछ को खोज लिया गया है, लेकिन ये नहीं तो ये संख्या अधिक होती। फरीदाबाद में मरीजों के गायब मरीजों में दिल्ली के 180, नोएडा के 19, गाजियाबाद के 124, गुरुग्राम के 266 और फरीदाबाद के 1,000 लोग शामिल हैं। नमूने देने के दौरान इन लोगों ने मोबाइल नंबर और घर का पता गलत लिखा था और ये लोग गायब हैं। उनमें ज्यादातर ने निजी लैब से जांच कराई थी। सभी शुरुआती समय में के हैं, कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए। इन मरीजों की तलाश में स्वास्थ्य विभाग पुलिस की मदद ले रहा है। ये थोड़ी चिंताजनक है कि ये गायब कहाँ है। इनसे अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, इनके संपर्क में जो लोग आएंगे उनको कोरोना हो सकता है। और मुझे लगता है ये बहुत ही लापरवाही का मामला है। लेकिन एक खबर ये है, उसके बाद अंदर के पन्ने में शशि शेखर जो प्रधान संपादक हैं उनका संपादकीय है, चीन ने ख्वाब तोड़ा है। उसके बाद एक पन्ना इसमें भी वही है जो विकास दुबे की माफियागिरी और उसके गांव में जिस ढंग से पुलिस ने उसका घर गिराया है, गाड़ियां तोड़ी है, और उसके बाद जो पुलिस वाले शहीद हुए थे उनके अंतिम संस्कार की खबरें हैं। और पुलिस चूक की खबर, पुलिस की चूक और प्लस जासूसी, विभीषण
इसकी खबर इसमें भी प्रमुखता से है। अब आते हैं अंग्रेजी अखबार में। तो अंग्रेजी अखबार में भी टाइम्स ऑफ इंडिया से अगर मैं शुरू करूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया आज का, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो पहली खबर है उसमें जम्मू कश्मीर में जब 370 वहां से जब से हटाया गया है, उसके बाद से जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोगों को इशू हो रहा है। आपने सुना होगा पहले कि पहला एक आईएएस अफसर को एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि पहले वहां आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता था पहले के प्रावधान में। अब ये जब व्यवस्था बदली है, जब सरकार ने फेरबदल किया है और वहां से तब ये सब हुआ है। तो इसमें यह है कि 6600 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने आवेदन किया था वहां डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली लीड है, जिसमें से ज्यादातर फौजी जवान है, रिटायर्ड फौजी जवान है, गोरखा कम्युनिटी के हैं। उन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है। 5900 सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जिसमें विजय कुमार कश्मीर में 700 सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जिसमें ज्यादातर जो मैंने बताया फौजी या पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम कर चुके रिटायर्ड लोग हैं। और इसमें जो प्रावधान है कि जो लोग कश्मीर में जेएनके में 15 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। जो ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के हों, चाहे ऑल इंडिया सर्विस के हों, चाहे पीएसयू में हों, चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में हों, चाहे किसी भी इस तरह की संवैधानिक बॉडी में हों, जो लोग वहां इसमें 10 साल से काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको डोमिसाइल मिल सकता है। या जो जेएनके में 7 साल से क्लास 10 से या 12 से एग्जाम देकर वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये इस सरकार के इस फैसले का असर, नतीजा ये है कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट 5900 डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां इशू हुआ। ये पहली खबर है। उसके अलावा एक दूसरी खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की सेकेंड हेडलाइन में, दिलचस्प है, अच्छी है, कि एक गांव की लड़की जो रोज 24 किलोमीटर स्कूल चलकर, साइकिल से चलाकर जाती थी, वो लड़की भिंड की लड़की है। ये इस लड़की को बोर्ड में 98.5% मार्क्स इसको मिले हैं। 8th ऑन मेरिट लिस्ट इन एमपी बोर्ड एग्जाम, 10th के एग्जाम में 8th पोजीशन पर आई है। रोशनी नाम की लड़की है। आप ये तस्वीर रोशनी की देख सकते हैं। ये खबर है। इसके अलावा बाकी कुछ खबरें हैं, लेकिन इस तरह से अब जल्दी जल्दी भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 22 मिनट हो गया। अब मैं इसको संयोजित करूंगा थोड़ा कि कम वक्त में खत्म करूं। ये इंडियन एक्सप्रेस है, बहुत तेवर वाला अखबार है, मेरा प्रिय अखबार है, और इसमें ऐसी खबरें कई बार होती है। इसमें जो सेकेंड लीड है जिसमें है कि जब गलवान को लेकर भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण माहौल है, ऐसे में पोम्पियो ने जयशंकर से बात की है। और ये एक बड़ी खबर है कि अमेरिका को लेकर, आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका की भारत के प्रति चाइना के मामले में ऐसा नजरिया साफ दिख रहा है कि चाइना के खिलाफ भारत की मोर्चेबंदी या भारत की लड़ाई या भारत के तेवर को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो उसी संदर्भ में है कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं पोम्पियो, उन्होंने जयशंकर को फोन किया था और उसके बाद फोन पर बात की है। तो ये खबर है। उसके बाद पहले भी उन्होंने बात की थी, ये खबर है। उसके अलावा कुछ और खबरें हैं। इसमें भी आईसीएमआर की जो फजीहत हुई है वो खबर है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस है, और ऐसी कोई ऐसी खबर मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, मेल टुडे की लीड खबर फिर वही है, सिटी डॉक्टर्स डिवाइडेड ओवर फेस्टी वैक्सीन। उसमें वैक्सीन को लेकर जो चल रहा है, उसमें आईसीएमआर ने जो टाइमलाइन दे दी थी, उसको लेकर जो बहुत सारे डॉक्टर्स की अलग अलग राय है, साइंटिस्ट की अलग अलग राय है कि अभी जल्दबाजी है, अभी उस सिचुएशन में पहुंचे नहीं कि हम ट्रायल कर सकें, और ट्रायल के बाद ट्रायल के नतीजे आने में महीनों लगते हैं। फिर आईसीएमआर ने 15 अगस्त की तारीख कैसे मुकर्रर कर दी।
तो वो है, ये हिंदुस्तान टाइम्स है। चाइना सेज इट हैज बॉर्डर डिस्प्यूट विथ भूटान टू। भूटान के साथ भी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये खबर है। ये तो आप जानते हैं कि 14 देशों के साथ चीन की सीमा लगती है, करीब करीब हर देश के साथ चीन का खटपट इस मुद्दे पर होता रहा है। और चूंकि चीन की विस्तारवादी नीति है, घुसपैठ, कब्जा, सीमाओं को हड़पना, और इसको लेकर ही प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिन कहा था विस्तारवाद का दौर नहीं है, विकासवाद का है, जिसको लेकर चीन ने रिएक्ट भी किया। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है। और ये वीडियो करीब करीब 25 मिनट हो गया है, इसलिए मैं लास्ट में हिंदू में भी वैक्सीन वाली खबर है। ICMR ने जो 15 अगस्त की तारीख तय की थी उसके हवाले से, जिसका जिक्र मैं कर चुका। इंडिया सेट फॉर मोर टॉक्स ऑन LAC। विकास दुबे देखिए, कानपुर का गैंगस्टर, सारे अखबारों में सबसे अधिक प्रमुखता से छपा हुआ है। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं। आप अपनी राय, अपनी बात कुछ बताइएगा। इसको थोड़ा और बेहतर सिलसिले के साथ शुरू करेंगे, थोड़ा और औपचारिक करने की कोशिश करेंगे। आज संडे है, बारिश का मौसम है, बूंदाबांदी हो रही है, रात भर बूंदाबांदी हुई है। पता नहीं आपके शहर में बूंदाबांदी हुई या नहीं। इसकी वजह से मेरा अखबार भी आज लेट आया। आज जो अखबार 7:15 तक आता है, आज अखबार 8:30 आया। जल्दबाजी है, लेकिन इसको हम थोड़ा व्यवस्थित करेंगे और आप तक हर रोज एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा 10 बजे के आसपास ये वीडियो पोस्ट करूं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंचे। फिलहाल आप सबको सुबह का नमस्कार, रविवार का नमस्कार। जय हिंद।